आज सिंध काबीना का एक अहम इजलास वज़ीर आला साहब की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर हाउस में मुनक्कद हुआ और सानेहा गुल प्लाजा के बाद ये काबीना का पहला इजलास था जो आज हुआ और उसमें उसकी इब्तिदा में ही जितने भी शोधा हैं, जितने भी लोग जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ईसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और उनके लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की गई। उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, जो भी कॉम्पनसेशंस जो कि हुकूमत की जानिब से उस सानिया में जो नुकसान हुआ उसके लिए जो दी गई, उसकी भी मंजूरी सिंध काबीना ने दी, जिसमें वो अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है, ये वाज़े करते चलें। किसी भी कॉम्पनसेशन का मकसद किसी की भी जान वापस नहीं ला सकती, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकन होता है जो हुकूमत उनके पीछे लवाहिकीन के लिए वो चीज़ें देती है। उसके बाद फिर जो इनिशियली जब तक के उनकी असेसमेंट हो और 5-5 लाख रुपए जिन दुकानदारों को का नुकसान हुआ, ताकि जब तक उनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब कल भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें, फौरी तौर पे वो लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको ऑल्टरनेट जगह देने की जो प्रपोजल है उस पर बातचीत हुई। फिर उसके साथ साथ उसकी भी मंजूरी काबीना ने दी। फिर उसके साथ साथ जो फैसला किया गया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि ताजिर ब्रादरी की हम समझते हैं कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर जो लॉस की असेसमेंट है, जो फाइनेंशियल लॉस की असेसमेंट है, उस पर जो भी तखमीनी लगेंगे वो भी काबीना में बात आई कि जी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और हुकूमती नुमाइंदों के साथ ताजिर ब्रादरी के मुसलसल रवाबत हैं और डे टू डे बेसिस पे उनसे राब्ते मौजूद हैं। और जिस तरह पहले सानिया बोल्टन मार्केट, जिसमें बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई आशूरे के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चंद शर पसंदों और दहशतगर्दों की जानिब से, और फिर जिस तरीके से टिम्बर मार्केट में आग लगी कुदरती, उस पर जिस तरीके से हुकूमत ने उन ताजिर ब्रादरी को, उन अपने कराची के भाइयों बहनों को अकेला नहीं छोड़ा, तो हुकूमत अब भी ताजिर ब्रादरी को और कराची के इन मासूम बच्चों को, इन भाइयों और बहनों को किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेगी। तो उसकी भी मंजूरी दी गई कि जो भी ताजिर ब्रादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उसके बाद जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। और फिर ये भी हुआ फैसला कि एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी इस कमेटी में शामिल हूँ, लॉ मिनिस्टर भी इस कमेटी में शामिल है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं और लेबर मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। तो ये 5 रुकनी कमेटी को काबीना ने ऑथोराइज़ किया कि आप जो रिपोर्ट, जो कि इंक्वायरी, एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी फैसले होंगे, जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो और जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो डिसीजंस वो सब कमेटी करेगी, जिसको कैबिनेट ने ऑथोराइज़ किया, कैबिनेट ने एम्पावर किया कि चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो एक सब कमेटी है 5 रुकनी, वो फैसला करेगी कि जी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट को गौर से देखेगी और रिपोर्ट के बाद जो भी एक्शंस लेने हैं, तो उसमें किसी किस्म के एक्शंस भी हो सकते हैं, तो वो सारे फैसले वो कमेटी करेगी, उसको भी ऑथराइज़ किया गया।
हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सान्या था और आज दिन तक जो है और इसके बाद भी इस सान्य को और इसके जो लोग शोधा हैं उनको याद रखा जाएगा। जो बिल्डिंग्स की पोजीशन है, चूँकि रेगुलर बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर साहब जब से वाक़या हुआ है एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। वज़ीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे इसी हादसे से मुंसलिक मीटिंग्स बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी उन तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी फायर के जो महकमे हैं फायर फाइटिंग के और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, इन सब पे मुबनी जो है कमेटियाँ सिंध भर में जितनी भी इस तरह की बिल्डिंगें हैं जिनमें वो निज़ाम मौजूद नहीं है उस पर अमल दरामद कराएंगी। अब कोई फायर ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जमा होगी, अब अमल दरामद डायरेक्टली होगा कि किस किस बिल्डिंग में नहीं है, उस पर अमल दरामद उस टाइम पीरियड पे होगा। उस पर भी ताजिर बरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितने भी ताजिर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जितने भी इलाके हैं वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं। तो उन्हीं के ज़रिए हम नहीं चाहते कि हुकूमत डायरेक्ट कहीं पे कोई सख्ती करे या किसी को जो है कोई ये इंप्रेशन आए कि जी किसी को शायद कोई नुकसान हुकूमत पहुँचा रही। हुकूमत किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, हुकूमत आपके कारोबार को का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाजा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। तमाम सूबों में असेसमेंट चल रही है कि जी ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाक़या ये सिर्फ कराची के लिए आई ओपनर नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था। तो इसके बाद ये अच्छी बात है कि एज अ कौम, एज अ जिम्मेदार गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान की सब इस असेसमेंट में जा रही हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग में इस तरीके की सहूलियात मौजूद हैं और कौन कौन से जगहों पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ जो हमारा सबसे बाद में शहर बना, जो सबसे मॉडर्न सिटी के तौर पे जाना जाता है, इस्लामाबाद, जो हमारा फेडरल कैपिटल है। अब मैं एग्जैक्टली शायद नंबर कोई गलत मिस ना कर रहा हूँ तो उसको प्लीज़ बात को पकड़िए नहीं, लेकिन मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी, जो कि शहर बाद में बना है, रिसेंटली बना है, कि 50% से ज़ायद बिल्डिंगें इस्लामाबाद में जो है उनमें ये फायर फाइटिंग के बिल्डिंग के अंदर इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हम बात करें वो शहर जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे मॉडर्न सिटी है और हम सब लोगों का फेडरल कैपिटल है। तो इसी तरीके से जो बाकी बड़े बड़े पुराने शहर हैं उनमें यकीनी तौर पे एक अपना एक कभी एक कॉमन सेंस की बात की जाती है। कॉमन सेंस ये बनता है कि जी वहाँ पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए सारी हुकूमतें, अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव जो है इसके लिए मेजर्स ले रही हैं। कभी कहीं और वाक़या हो जाता है तो हम लोग भी उसके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इन बिल्डिंगों में इस तरीके की सहूलियात या उस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है। तो उस पर भी बड़ी तफसीली तौर पर जो है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, बाकी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि अगेन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशकबार थी। पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये बात खबरें पहुँची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है
एक तरफ अभी डेड बॉडीज निकाली नहीं गई थी, तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो, तब से जो है वो प्रोग्राम शुरू। भाई आप पहले एक वाक़या हुआ है उसके मुहरक़ात आने दें, उसके रिज़ल्ट्स आने दें। उन लवाहिकीन को ने क्या कसूर किया? जो लवाहिकीन इस वक्त वहाँ पे परेशान थे, वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे थे, और आप लोग जो हो यहाँ पे सियासत करना शुरू हो गए। और फिर उसी बात का तसलसल कि जी अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, हो सकता है मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं, पुलिस के जवान, पुलिस की मोबाइल उनके साथ है। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। जो इंटाइटल्ड हैं MQM के रहनुमा, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं, उन सब के पास वो सिक्योरिटी मौजूद हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, ये वो लोग जो बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से भागे, बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की, वो इसीलिए राय फरार इख्तियार की कि इनको मालूम था कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। वहाँ पे मासूम लोग अपनी ज़िंदगी और मौत की बाजियाँ लड़ रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई थी। और आज भी ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा प्रोपेगेंडा उसी साजिश का हिस्सा है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये वाज़ेह है कि जो भी इनका रहनुमा, उसको हम समझते हैं कि जिसकी इंटाइटलमेंट है, और वो इंटाइटलमेंट सिर्फ एक सूबे में नहीं होती भाई, वो इंटाइटलमेंट पूरे पाकिस्तान में होती है। हमारे भी MNAs MPAs वो अपोजिशन में या मुख्तलिफ जमातों में बैठे हुए हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो जहाँ जहाँ पे उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली वही ट्रीटमेंट यहीं पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी ना। और हम ये तो बता रहे हैं कि जिस हुकूमत के आप वफाकी वज़ीर हैं, उस हुकूमत ने जितनी आपको सिक्योरिटी दी हुई है, उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी हमने आपको दी हुई है। वरना आप प्रूव करें कि आपके पास 10-10 सिपाही जो हैं वो आपको इस्लामाबाद में मिले हुए हैं फेडरल मिनिस्टर्स को, तो यहाँ पे आप 10-10 और 13-13 सिपाही अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गनमैन साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम भी आपको प्रूव कर देते हैं। तो जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उनको वो चीज़ मिली हुई है, जिन जिन की इंटाइटलमेंट नहीं है तो उसके लिए वो दरख्वास्त दें हुकूमत को कि जी हमें कोई इशू है या हमें कोई शौक़ है, तो फिर वो अलग बात है। बाकी उसके बगैर जो है खाली टीवी पे प्रोपेगेंडा करने से और टीवी पे जो है मन घड़त प्रोपेगेंडा करने से इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता। आपको इस वक्त उन गरीब, उन लवाकिन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना था, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर गंदी सियासत शुरू करें और इस तरह की सियासत शुरू करें जहाँ पे मतलब जिस घर में मॉर्निंग हो रही होती है, जिस घर में अफसोस का माहौल होता है, उस घर में लोग आते हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, इसलिए नहीं आते। और एक और चीज़ में रह गई मेरे मुझसे बात, आज कैबिनेट में वो जो चेक्स हैं उन लवाकिन के जिन जिन की डेड बॉडीज़ शनाख्त हो गई है, उनके और उनके सारे जो एक कवायद होते हैं कि भाई इनके पीछे सक्सेसर कौन है या उनका कौन है, उसके लिए आज से चेक्स उनके घरों पे खामोशी से दस्तक दे के उनके घर पर आज पहुंच भी जाएंगे। जिन जिन की शनाख्तें हो रही हैं उनके घरों पे वो जो कॉम्पनसेशन है, मैं अगेन कि दिस इज नॉट अ प्राइस ऑफ एनी बडीज लाइफ, लेकिन उनको जो भी हुकूमत ने फैसला किया उनके घरों पे दस्तक देकर ये भी कहा गया कि जी उनको किसी दफातर में नहीं बुलाया जाएगा,
उनके लिए कोई सेरेमनीज नहीं होंगी, उनके घरों पे नॉक करके उनको जो है हम वो चेक्स उनके घरों पे हमारे वुज़रा या हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो जाके उनको दे के आएंगे, ताकि उनके साथ हम जो है इस मुश्किल घड़ी में खड़े हों, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर को और इस मुल्क को इंतशार के लिए ढकोना चाहते हैं, और वो लोग जिन्होंने इस शहर को हमेशा बैड न्यूज़ रहे हैं, उस शहर के लिए, इस शहर की मईशत के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, इस शहर के लोगों की जान और माल के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, और इस पूरे मुल्क के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं। आज वो फिर इस चीज़ पे अपनी सियासत को, अपनी मुर्दा सियासत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं उनके इस झूठे बयानिया की। अच्छा संजीव साहब ये बताएं, सर ये बताएं कि ये सिक्योरिटी, मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ, ये सिंध में जो है वो खाली सिक्योरिटी क्यों ये मुंतखब नुमाइंदों को, MPs MNAs को दी जाती है, दीगर सूबों में तो इतने टाट बाट इनके नहीं है? बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने कहा कि हमारे बड़े बड़े लीडरान जो कि MNAs हैं, बड़े बड़े लीडरान जो कि हमारे जो भी रुकन असेंबली हैं वो पंजाब में भी हैं, सारे खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, और MNAs हमारे फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, मतलब सॉरी इस्लामाबाद में भी हैं। तो वहाँ पे उनको जो मराहत हैं उस तरह की मराहत ये हमसे एक्सपेक्ट करें। फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल से वो नहीं चलेगा। एक बड़ा सान्या है, 80 से ज़ायद लोग जो है ना वो मारे गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी में क्या कबाहत है, मतलब कोई मुश्किलात पेश आ रहे हैं सिंध हुकूमत को, क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं करा रहे, हालांकि अपोजिशन जमातों का एक ही मुतालबा है। चलो आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूं। कोई कपाहत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कि काबीना ने एक 5 रुकनी कमेटी चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बना दी। रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब और वो सब कमेटी डिसाइड करेगी कि इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे, बग़ैर किसी जो है उससे कि जी किसी हिचकिचाहट से वो बन जाएगी। मतलब हुकूमत की जो कमेटी के पास रिपोर्ट आएगी, कमेटी उसको असेस करेगी। अगर हम समझते हैं कि उसमें सारे मौक़ात पूरे हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह उसी कमेटी को हम करेंगे फाइनल। अगर हम समझते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पे जो है अगर कोई हम मुतमईन नहीं होंगे, या हम समझते हैं कि जिसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो जुडिशल कमेटी बनाई जा सकती है। जी सर, ये बताएं कि और वो हुकूमत खुद अपनी इमा पे, काबीना की और हुकूमत की जो मैंडेट दिया हुआ है उसी पे हुकूमत बनाएगी, किसी के कहने पे नहीं बनेगी। शकील साहब ये बताएं कि एक PTV के एंकर ने सिंध के बारे में कुछ बोला था, आपने मजम्मत की, PTV ने उसे निकाल भी दिया था। एक और जो है निजी TV चैनल का एक मशकरा एंकर पर्सन जिसे जो मतलब जो कॉमेडियन बोलते हैं, कॉमेडियन अंग्रेजी में बोलते हैं, सिंधी में मशकरो, तो वो वाला जो है उसने फिर सिंध के बारे में कहा है कि सिंध के दारुल खिलाफा कराची को निजकारी के अमल में लाया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। इसका क्या मतलब है कि सिंध के लोग, करोड़ा लोग कराची समेत पूरी सिंध धरती को अपनी माँ समझते हैं, और कोई भी उनकी माँ के बारे में कोई भी लफ्ज बोले उस पर हम जज्बाती हो जाते हैं। आपने पहले उसकी मजम्मत की, और इसी निजी टीवी चैनल का एक बंदा आपका सेनेटर भी है, इसी सिंध असेंबली ने उसे मुंतखब किया है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, सरमद जी, वो इसी असेंबली। अच्छा जी, आप जिस टीवी की बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगा, एक तो इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं होती ना, ये मतलब यही वैल्यू कि आज उनको आप जिक्र कर रहे हो, जिन लोगों को मतलब मैं क्या आगे बात करूँ। लेकिन उस टीवी चैनल से मैं अपील करूँगा कि अपने जिस शख्स ने आपके इस तरह की गलत बात की है उसके खिलाफ आप एक्शन लें। हम तो सहाफ़ियों की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी की बात करते नहीं, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप ना माने, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम चैनल को अपील करते हैं बराए मेहरबानी कि ऐसे जो है उनका एंकर, उसके खिलाफ वो अपने दफ्तर में उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। बाकी इस तरह जो भी गुफ्तगू करता है, मैं समझता हूँ कि वो कम अकल है, बेवकूफ़ है, जो कि ना कभी कानून पढ़ा है, ना कभी उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी है इस तरह की, ना तारीख कभी पढ़ी है, ना उनको सिंध की जोग्राफ़ी का कुछ अमल में है कि सिंध की कितनी पुरानी जोग्राफ़ी। और सिंध जो है वो सूबा है जिसने पाकिस्तान बनाया। जिस असेंबली में आप खड़े हो, इस असेंबली ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान को बनाने वाली ये असेंबली थी। तो वो जो कम अक्ल लोग हैं ना, तो उनको
मैं तो कहता हूँ उनको आप भी इतना ध्यान ना दें, उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। जी हाफिज नईम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा है कि वज़ीर आला अपनी कोताही तस्लीम करे, फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। और फिर क्या करें हम, चले बताएं। हाँ, फिर हाफिज साहब को आगे चीफ मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये हाफिज नईम साहब जो है, मैं आपको बताऊं, और इनकी पार्टी, मैं इन पर बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं है। ये हमेशा पूरे पाकिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन जब असली पाकिस्तान के मसाइल होंगे नज़र नहीं आएंगे। ये मुसलमानों की बात करते हैं, जब असली मुसलमानों के मसाइल होंगे तो कभी नज़र नहीं आएंगे आपको। तो ये इन्होंने भी बहुत ही, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। जिस तरीके से जिस जाए वकू पे ये वाक़या हो रहा था, वहाँ पे प्लांटेड लोग लगाना, नारे लगाना, लोगों को उकसाना, फिर शहर भर में चौकिंगें करना, अगर यही समझते हैं कि उस चौकिंग करने से ये कोई खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस कौम की, इस शहर के लोगों की, ये लोग सिर्फ बिगाड़ने वाले हैं और ये हमेशा इंतशारी रहे। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब की भी बातों को एक कान से सुन लें, दूसरे कान से निकाल लें। कार्रवाई चलने नहीं देंगे। कल भी उन्होंने एहतजाज किया था और आज लग रहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, एहतजाज करना जमहूरियत में सबका हक है। अपोजिशन को एहतजाज करना है तो भले करें, लेकिन एहतजाज ये अपोजिशन तब क्यों नहीं किया था जब 12 मई को इन्होंने चुन चुन के मासूम कराची के बच्चों का शिकार किया था, उनका कत्ल किया था। इन्होंने एहतजाज असेंबली में तब क्यों नहीं किया था जब बोल्डन मार्केट थाने में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो दुकानें जलाई गई और जो केमिकल इस्तेमाल हुआ, और ये फिर JIT की रिपोर्ट थी कि उसमें इनकी अपनी जमात MQ मुलविस थी। इन्होंने जब सानिया बल्दिया में भत्ते के सिलसिले में मासूम मजदूरों को जलाया था, तब आके इन लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया था। हम तो को मना नहीं कर, जो एहतजाज करना है, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको हर उस काम की इजाज़त है जो कि जमहूरियत के दायरे में आके ये कर सकते हैं। लेकिन गैर जमहूरी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हुकूमत हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगी। लेकिन इनका एहतजाज करना मतलब वो तिनके वाली मिसाल है कि इन्होंने इस शहर को, कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले, और ख़ुद एक होता है कि हादसात ही कोई वाक़या हो जाता है, बाय पर्पस जब वो इनके कायदे तहरीक जिनको उन्होंने अब सबने छोड़ दिया है, जब वो कायदे तहरीक साहब लंदन से कॉल करते थे और 4-4, 5-5 घंटे वो बग़ैर ब्रेक के उनकी कॉलें चल रही होती थी, और उसमें फिर जब बोलते थे कि कल हड़ताल है, और जब हड़ताल है या सोग है, तो फिर उस सोग को कामयाब करने के लिए मासूम मज़दूरों की, मासूम वो लोग दिहाड़ी पेशा लोगों की 30-30, 40-40, 100-100 जाने स्कोर लेके ली जाती थी। ये वो लोग हैं। अब मैं इन पर क्या बात करूं कि जी ये अब एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह, पीसफुल एहतजाज करें, जो सपोर्ट चाहिए हम करने के तैयार हैं। लेकिन अगर ये पुराना तरीका अख्तियार करने की कोशिश की कि कुछ दुकानें बंद करवाएंगे, तो पुराना तरीका अख्तियार की कि ये शहर में फायरिंगें करेंगे, तो इस बार जो है वो हमारा मूड वो नहीं है। पहले शायद हमने कोशिश कहा कि ये सुधर जाएं। अगर इन्होंने अभी कोई शहर में हड़तालें करने की कोशिश की, दुकानें जलाने, इमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हुकूमत अपना भरपूर तरीके से अपने लोगों के, उन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत खड़ी होगी। या वो बेचारा काफी देर से बोला है उसके बाद। अच्छा, कितनी अच्छी बात की आपने। मेरा पॉइंट आपने ले लिया और मैं रह गया इस पॉइंट में। ये आपने अच्छी बात की कि हमने इसी पूरे वाक़े पे जो फॉरेंसिक टीम लाहौर की उसको बुलाया था। इससे साबित होता है कि हुकूमत की नीयत क्या है, इससे साबित होता है कि हुकूमत की विल क्या है, हुकूमत कितना ट्रांसपेरेंट रख सकती है इस चीज़ को, कि हमने पंजाब से, लाहौर से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम को भी बुलाया। और अभी भी अगर कोई मुतालबा करता है कि किसी और मुल्क से भी बुला के कोई फॉरेंसिक टीम ने उस पूरी जगह को, जाए वकूफ़ को देखना है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। भाई ये एक वाक़या हुआ है, हमको इसमें खुशी नहीं मना रहे, या हम ये नहीं बोल रहे कि जी इस पूरे वाक़े में हुकूमत का 1% भी नुकसान, कोई कसूर नहीं है। इस पूरे जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, आप चीफ मिनिस्टर को सुन लें, आप सारे मिनिस्टर्स को सुन लें, आप मेयर को सुन लें, डिप्टी मेयर को सुन लें,
किसी एक पीपुल्स पार्टी वाले ने बोला है, किसी एक हुकूमती नुमाइंदे ने बोला कि नहीं ये वाकया जो भी हो गया, हम लोग सब बरीउल जिम्मा है। हम कभी नहीं कहते हम बरीउल जिम्मा है, और हम नहीं है बरीउल जिम्मा। मैं बोलता हूँ कि हम लोग नहीं है बरीउल जिम्मा, इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाइए। अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी आएगी तो जो भी कोर्स ऑफ एक्शन कमेटी या हुकूमत तजवीज़ करेगी वो लेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट आने से पहले सारे के सारे जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए सड़कों पे आएँ और ड्रामा करें। ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट की, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमने पंजाब से, लाहौर से वो टीम मंगाई है, और लाहौर से उस टीम की जो भी रिपोर्ट होगी वो भी सामने आएगी, तो इससे हमारी नीयत सामने आती है। अच्छा सर यहाँ से सर यहाँ आपने कहा लाहौर से मंगाई, अच्छी बात है, लेकिन 2020 से सारे निकले मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस हवाले से बताइए किसकी कोताही है? दूसरा, आपके दोस्त है गवर्नर कामरान सिसोदिया, वो कहते हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ, अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत सारी फाइलें खुल जाएंगी, तो मुझे चुप रहने दो, धमकियां हमें ना दो। आज आपका लहजा सख्त है। ये मैसेज किसका है? अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरे भाई के जिसको मुंह खोलना है खोल दें। गवर्नर साहब काबिल एहतराम है, जो बात कहना चाहते हैं कह दें। किसी ने हमने जब असेंबली में किसी को मना नहीं किया कि एहतजाज करे और जो तकरीर करे, तो जिसको जो कहना है कह दें। जहाँ तक आपने बात की वो लैब की, उसमें लैब का मुझे एग्जैक्टली इसका अपडेट नहीं कि किस कंडीशन पे, तो डेफिनेटली उसको लेट हो गई। इसका एक मिनट भाई, आपने कहा कि एहतजाज जो है ना आइन के दायराकार में हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत के प्रोफाइल में तदाद है, आप कहते तो यह है, लेकिन कल भी देखा कि सिविल सोसाइटी का मुजाहरा कराची प्रेस क्लब पे था, पूरा शहर की ट्रैफिक का निज़ाम खराब कर दिया, मुजाहिरीन को वहाँ से रोका, और प्रेस क्लब डिक्टेटर के दौर में भी कहीं बंद नहीं हुआ है, लेकिन यह अब मामूल बन गया है कि जब भी इजाजत पीपल्स पार्टी रोकती है और प्रेस क्लब। अच्छा कल मैं शहर में नहीं था, इस्लामाबाद था, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं मालूम कर दूँ। जी आप असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कल यहाँ पर ऐलान किया है कि जब तक अदालती कमीशन नहीं हम सिंध असेंबली चलने नहीं देंगे, तो सिंध असेंबली के माहौल को किस तरह से बेहतर करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार को बतौर मेयर क्या शामिल करने जा रहे हैं? देखिए जी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये कहा कि मैंने कोई इजाज़त नहीं दी, अगर कहीं मेरी दस्तखत है तो दिखाएं। ये आपने तो किसने जुमला सुना था भाई? जब बोले ना भाई साफी भाई मेरे, आप बताओ आपने सुना नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर मेरी कहीं दस्तखत दिखाएं। हमने दस्तखतें दिखा दी कि इस ज़मीन की लीज देने में, और भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा गौर से पढ़ें, उसमें बहुत सारे और राज भी अफशा हो रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब ने बतौर मेयर सिर्फ ये कारनामा नहीं अंजाम दिया, बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिया। इसी तरह इनके बाकी मेयर साहिबान ने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हम तो अब इस तरफ जा नहीं रहे क्योंकि हमारी वो अभी तक पॉलिसी है नहीं, तो जब इनके कारनामे गिनवाने शुरू होंगे तो बहुत लंबी लिस्ट में। एक सवाल है कि ये बिना फ्लेक्स लगना शुरू हो गए हैं कि कराची को जो है वो वफाक के हवाले किया जाए। ये नफरत अंगेज बिना फ्लेक्स कौन लगा रहा है? सिंध हुकूमत ने कोई खोज लगाई, ये कौन लोग हैं? देखिए जी, मैंने ये शरारती, ये 2-4 लोग हैं जो शरारती, जो इस पर सियासत करना चाहते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उन मासूम लोगों, लवाकिन जिनकी कब्रों की मट्टी अभी नहीं सूखी होगी, उनके जो है के साथ तमस्कर उड़ा रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे ना MQM वगैरह का ट्रैक रिकॉर्ड, ये लोग, इन्होंने हमेशा लाशों पे सियासत की है, लाशें गिरा के भी सियासत की है, और इन्होंने मासूम लोगों की जानें लेकर भी सियासत की है। तो वो उनकी मर्जी उन्हें करने दे। थैंक यू। लास्ट ये जो बासर ब्यूरोक्रेसी थी अब बेअसर होने लगी है, इसके पीछे क्या वजह है? ये तो पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? देखिए जी, रूटीन में ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, और अगर हुकूमत किसी भी ऑफिसर को रिप्लेस करती है तो हुकूमत की मर्जी है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी मर्जी है, हर डिपार्टमेंट आज़ाद है, तो करने दे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।